these are three books. One of them is Rashtrapati Bhavan, from Raj to Swaraj. Then there's Life at Rashtrapati Bhavan, and then Indradhanush, Volume 2. So books dedicated to Rashtrapati Bhavan. Thank you. I now invite the Honorable Vice President to release the book Indradhanush Volume 2, which captures the music, dance, theatre and cinematic events organized at Rashtrapati Bhavan in the last 2 years, and present its first copy to the Honorable President. I request Shri Siddharth Sharma, Internal Financial Advisor, President Secretariat, to kindly come up and facilitate. Thank you, Siddharth. I now request the Honorable President to release the book Life at Rashtrapati Bhavan, which depicts the human history of the residents living in the Rashtrapati Bhavan estate. Shri Shakil Alam, OSD to the President, may please come up on the stage and facilitate. Thank you. It's now my privilege to invite the Honorable Prime Minister to address this august gathering. आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, श्रीमती अमिता जी, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रणव दा को उनके जन्मदिन पर आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं और उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सार्वजनिक जीवन में अनेक लोगों के साथ कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला है। दिल्ली मेरे लिए नया था जब प्रधानमंत्री बना, यहाँ की दुनिया नई थी। जो सुनता था वही समझता था, ऐसा नहीं था। उस समय राष्ट्रपति जी ने पद की मर्यादाओं के बाहर उंगली पकड़ करके मुझे चलाया। महत्वपूर्ण विषयों पर मेरा मार्गदर्शन किया और प्रारंभिक उस दिनों में एक आत्मविश्वास
देश की समस्याओं को समझने का एक दृष्टिकोण, और वो ऐसे बताते थे जैसे सुनने वाला सब कुछ जानता है। ये कभी महसूस नहीं होने दिया कि भाई तुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, कभी नहीं महसूस होने दिया। यानी अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि जिसका मुझे बड़ा लाभ मिला। उनके विशेषताओं का, गुणों का जितना वर्णन करूं उतना कम है, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला है। बहुत कुछ जानने का, समझने का, सीखने का सौभाग्य मिला है। आज उनके जन्मदिन पर ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि लंबे कालखंड तक आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, आपके अनुभव का लाभ देश और दुनिया को मिलता रहे। आज यहां 3 ग्रंथों का लोकार्पण हो रहा है। राष्ट्रपति भवन में ये एक ऐसी गतिविधि जो लंबे अरसे तक आने वाली पीढ़ियों को भी काम आने वाली है। हम लोग हर बार सुनते हैं कि दीवारों को भी कान होते हैं। ये हम सुनते आए हैं, लेकिन जब राज से स्वराज इस ग्रंथ को देखते हैं तो सचमुच में महसूस होता है कि इस परिसर के हर पत्थर में, हर पेड़ में, हर पौधे में, पूरे परिसर में एक इतिहास संजोया हुआ है। ऐतिहासिक इमारत के हर पत्थर के गर्भ में इतिहास पनपता है। और इस ग्रंथ के माध्यम से इतिहास की उस गाथाओं को संग्रहित करने का प्रयास किया गया है जो पेड़, पौधे, पत्थर से जुड़ी हुई है। जिस इरादे से बना हुआ भवन जनशक्ति के सामर्थ्य से कैसा रूप बदल देता है। राष्ट्रपति भवन जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं का भवन कैसे बन जाता है, ये उससे हम अनुभव कर सकते हैं। यहां 2 ग्रंथ और भी लोकार्पण हुआ है। इंद्रधनुष, राष्ट्रपति भवन में जो कला संस्कृति को प्रोत्साहन दिया जाता है, उसको संग्रहित करने का एक प्रयास है। कला कभी भी राज्य आश्रित नहीं होनी चाहिए, लेकिन कला हमेशा राज्य पुरस्कृत होनी चाहिए। और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं कि भारत के भिन्न भिन्न कोने की इस कला, संस्कृति, परंपरा को पुरस्कृत करने का एक निरंतर प्रयास यहां हुआ है। और जब एक कला या कलाकार, उसकी कलाकृति, उसको इतने बड़े आशीर्वाद मिल जाएं, तो वो अपने आप में वैश्विक रूप धारण कर लेती है। दुनिया में संगीत जीव मात्र के जीवन का हिस्सा है। जीव मात्र कह रहा हूं मैं, मनुष्य नहीं कह रहा हूं। जीव मात्र के जीवन में कला, संस्कृति, संगीत का अपना एक प्रभाव है। लेकिन हम देखते हैं कि
भारत की दुनिया को एक बहुत बड़ी देन है। तन को डुलाने वाले संगीत की कमी नहीं है, लेकिन मन को डुलाने वाला संगीत इस धरती की देन है, जो मन को डुलाता है। और वैसा इंद्रधनुष की इस रचनाओं में ये प्रतिबिंबित होता है। राष्ट्रपति भवन इस तरफ ईंट चुने पत्थर से बना हुआ नहीं है। यहां पर रहने वाला हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए राष्ट्र के गौरव की चिंता करता है। वो एक गुलदस्ता भी तैयार करता है तो उसके दिमाग में रहता है कि मेरा ये गुलदस्ता जिसके हाथ में जाएगा, मेरे देश की पहचान लेकर के जाएगा। मेहमानों को कोई खाना खिलाता होगा तो उसको ये नहीं लगता है कि चलो आज शाम को वो भूखा न चला जाए। उसके मन में रहता है कि मैं वो खाना बनाऊं ताकि मेरे देश की कोई याद लेकर के कोई जाए। ये काम इस राष्ट्रपति भवन के परिसर में हर छोटे मोटे व्यक्ति के द्वारा होता है। वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, यहाँ की जिंदगी कैसी है, यहाँ के श्वास उच्छ्वास में किस प्रकार की धड़कन है, उसकी अनुभूति उस ग्रंथ में संग्रहित करने का प्रयास किया गया है। और इसलिए जीवन से लेकर के पत्थरों में पले हुई जिंदगी तक को जानने का प्रयास इन 3 ग्रंथों के द्वारा हुआ है। मैं इस प्रयास के लिए राष्ट्रपति भवन की सारी टीम को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति जी को फिर से एक बार प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for your very inspiring and encouraging address. Sir, may I now request the Honorable Vice President to say a few words. Respected Rashtrapati Ji, Honorable Pradhan Mantri Ji, distinguished guests and friends. Earlier in the day, I had occasion to felicitate Rashtrapati Ji on this very, very happy occasion and to wish him a long and happy life. Indradhanush, in a sense, is an innovation. In another sense, it is an upgradation of what has been happening in Rashtrapati Bhavan over decades. But the difference is that the cultural events were usually part of a state occasion, often visits of visiting dignitaries. But this program, Indradhanush, has given it a different perspective altogether. To make available some of the best products of Indian culture to a wider audience. Select, but wider nevertheless. Promotion of culture, as this audience knows very well, is one of our constitutional duties. Article 15A is very specific on the protection and promotion of the composite culture of India. But not everyone would know that it is also part of our international obligations. UNESCO's Nara Declaration of 1994 and the Universal Declaration on Cultural Diversity of 2001, we are parties to both, and therefore we accept it as an obligation emanating out of our own cultural duties, but of our international obligations also. And there is a